चलिए अब समझिएगा बात को ध्यान से, आगे जो मैं कह रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टर्म समझाता हूं। एक वर्ड है होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस, इस वर्ड को समझिए। होम्यो का मतलब होता है एक जैसा, स्टेसिस मतलब, होम्यो का मतलब सेम, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैटिक, मतलब ठहरा हुआ, मतलब मेंटेन्ड, मतलब मेंटेन्ड, मतलब जो चीज जैसा है उसको मेंटेन करके रखना। दिस प्रॉपर्टी इज होम्योस्टेसिस। और ये होम्योस्टेसिस बॉडी के बाहर भी चलता है, बॉडी के अंदर भी चलता है। बॉडी के बाहर का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, इकोसिस्टम कर रही है होम्योस्टेसिस। अब आते हैं इंटरनल होम्योस्टेसिस पे। हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी का पीएच एक रेंज में मेंटेन्ड है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक रेंज में मेंटेन्ड है, हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी मतलब सॉल्ट वाटर का कंसंट्रेशन एक रेंज में मेंटेन है। और इन सभी का मेंटेनेंस होम्योस्टेसिस कहलाता है। और अगर ये मेंटेनेंस हम टेम्परेचर के लिए कह रहे हैं कि हम टेम्परेचर को अपने बॉडी के अंदर कांस्टेंट एक रेंज में मेंटेन कर रहे हैं 37 के आसपास, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ होम्योस्टेसिस इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन। समझेंगे ध्यान से सभी लोग, ऑस्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन प्रॉपर्टी मेंटेन करने में भी एनर्जी खर्चा होता है, और ऑस्मोरेगुलेशन प्रॉपर्टी मेंटेन करने में भी एनर्जी का खर्चा होता है। मतलब ये सब काम गरीबों के वश का नहीं है, अमीरों के वश का है। लेकिन थर्मोरेगुलेशन मेंटेन करके आप टेम्परेचर को बॉडी के अंदर एक मिनिमा और एक मैक्सिमा के बीच मेंटेन कर रहे हैं, एनर्जी खर्चा करके। एनर्जी है इसका मतलब ये नहीं कि आप मिनिमा के बाहर भी चले जाएंगे, मैक्सिमा के बाहर भी चले जाएंगे, ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से ऑस्मोलैरिटी, मतलब मैं जो अब दो वर्ड आपको बताने जा रहा हूं, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, दिस इज द प्रॉपर्टी, and thermoregulation is the property which enables the organism to maintain constant body temperature in a range. And osmoregulation is the property of organism which enables the organism to maintain salt water concentration, constant salt water concentration in a range. रेंज का मिनिमा होता है और रेंज का मैक्सिमा होता है। तो होम्योस्टेसिस वर्ड क्लियर है। अब देखिए, अभी मैंने आपको समझाया कुछ ऐसे एनिमल थे जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहे थे कांस्टेंट रेंज में, मतलब उनके पास प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोरेगुलेशन था। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोरेगुलेशन था, उसको अभी अभी आपने क्या बोला, यूडी थर्मल बोला कि नहीं बोला, यूडी थर्मल, या उसी को आपने बोला होमोथर्मल, या उसी को आपने बोला वार्म ब्लडेड, इकोलॉजी में बोलेंगे यूडी थर्मल। और जिनके पास यह प्रॉपर्टी नहीं थी, थर्मोरेगुलेशन प्रॉपर्टी नहीं थी, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक रेंज में मेंटेन नहीं कर पाते थे, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसके भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता था, घटने के साथ उसके भी बॉडी का टेम्परेचर घटता था, इंटरनल टेम्परेचर, मतलब उसके पास थर्मोरेगुलेशन प्रॉपर्टी नहीं था, तो उसको आपने बोला था स्टीनोथर्मल, उसको आपने बोला था स्टीनोथर्मल। एक बार समझ में आएगा तो बढ़िया से आएगा, नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। तो यूरिथर्मल क्या है, जिसके पास प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोरेगुलेशन है। स्टीनोथर्मल कौन है, जिसके पास प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोरेगुलेशन नहीं है। इसका मतलब इसका बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट रेंज में मेंटेन रहता है, एक रेंज में कांस्टेंट रेंज में मेंटेन रहता है, और इसका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल। बट मैं बात कर रहा हूं, अगर आप दोनों को एक्सटर्नल टेम्परेचर का एक्सपोजर दोगे, तो एक्सटर्नल टेम्परेचर देने के बाद भी अपने बॉडी का टेम्परेचर को कांस्टेंट रेंज में मेंटेन रखा है, लेकिन यहां जो एक्सटर्नल टेम्परेचर का एक्सपोजर है उसका रेंज वाइड कर दो तो भी ये रह लेगा, क्योंकि अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करना जानता है। और यहाँ जो एक्सटर्नल बॉडी का एक्सटर्नल टेम्परेचर का एक्सपोजर है उसको नैरो दोगे तभी वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को वेरिएबल करा के जिंदा रह पाएगा। बहुत ज्यादा कर दोगे बाहर का एक्सपोजर, टेम्परेचर का एक्सपोजर, तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता, उसके बॉडी का टेम्परेचर यहाँ बदल रहा है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन अभी मैंने समझाया, सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन का मेंटेनेंस, सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन का मेंटेनेंस। ऑर्गेनिज्म इस बिहाफ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन, और एक होते हैं स्टीनो हेलाइन। यूरी हेलाइन एंड स्टीनो हेलाइन, फिर से वही बात, जो अपने इंटरनल बॉडी इंटरनल सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन को, मतलब ऑस्मोलरिटी को एक कांस्टेंट रेंज में मेंटेन कर पाए यूरी हेलाइन, जो नहीं कर पाए वो स्टीनो हेलाइन। मतलब इसकी बॉडी की सॉल्ट कंसंट्रेशन, सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, वेरिएबल है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट वेरिएबल है। यानी कि आप इसको बाहर का कितना भी सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन बदल दो, जहां ये ऑर्गेनिज्म रह रहा है ये अपना मेंटेनेंस कर लेगा, लेकिन ये जो बाहर का एक्सटर्नल ऑस्मोलरिटी है उसका वाइड रेंज को ये मेंटेन कर, वाइड रेंज में भी ये सर्वाइव करता है। ये तो पहली बात अपना बॉडी का सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, और ऊपर से जो वेरिएबिलिटी है वो भी एक्सटर्नल ऑस्मोलरिटी की जो आप एक्सपोजर दे रहे हो वो नैरो रेंज में ही मामला चल रहा है। नैरो के बाहर गया तो बहुत ज्यादा वाइड रेंज में ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदल के जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। समझ रहे हैं क्या? यहां से एक बात ये पता चलती है कि जो यूरी हेलाइन है वो ऑस्मो रेगुलेशन रख रहा है, और जो यूरी थर्मल है वो थर्मो रेगुलेशन रख रहा है। और मैं आपको बता दूं इन दोनों ही काम में एनर्जी का खर्चा लगता है, इन दोनों ही काम में एनर्जी का खर्चा लगता है। तो मुझे बताओ ये दोनों काम करने वाले क्या रेगुलेशन कर रहे हैं? बिल्कुल, एक थर्मो रेगुलेशन और एक ऑस्मो रेगुलेशन। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रॉपर्टी ऑफ थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन है उसको हम रेगुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम रेगुलेटर कहते हैं। और जिसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब जो स्टीनोथर्मल और स्टीनोहलाइन है, उसको हम कॉन्फर्मर कहते हैं। और इस अर्थ पर 100% प्लांट कन्फर्मर है, 99% एनिमल कन्फर्मर है, केवल 1% एनिमल, 1% एनिमल रेगुलेटर है। उसमें भी कुछ वर्टिब्रेट और कुछ इनवर्टिब्रेट। इसमें वर्टिब्रेट में जैसे कि एनसीईआरटी ने लिखा है फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। इसका मतलब क्या है? फ्यू वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि वर्टिब्रेट में फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स का कुछ ही मेंबर यूरीथर्मल है, मैमल्स और बर्ड अच्छे तरीके से यूरीथर्मल है, और फ्यू इनवर्टिब्रेट, कुछ इनवर्टिब्रेट के मेंबर भी रेगुलेटर हैं, मतलब कि यूरीथर्मल यूरी हेलाइन प्रॉपर्टी रखते हैं। बाकी सारे एनिमल ये प्रॉपर्टी नहीं रख पाते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, गरीबों के वश का नहीं है, अमीरों के वश का है। लेकिन जो थर्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं वो भी एक लिमिट में, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया वो अपने बॉडी टेम्परेचर को, वो अपने सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन को एक रेंज में मेंटेन करते हैं, एक रेंज में मेंटेन करते हैं। रेंज के बाहर वो भी भागेंगे या छुपेंगे। और ये भाई साहब इसको आप कितना भी इन्वायरमेंट बदल दो, तो इन्वायरमेंट बदलोगे तो थोड़ा सा बदलने पे तो ये अपना बॉडी ही बदल लेगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा। और बहुत ज्यादा बदल लोगे तो तुरंत ये भागेगा और छुपेगा। इसका मतलब इसका नैरो रेंज है तो सस्पेंशन और माइग्रेशन तुरंत दिखाता है। इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है सस्पेंशन और माइग्रेशन तुरंत कौन दिखाता है? कन्फर्मर या रेगुलेटर? सस्पेंशन या माइग्रेशन तुरंत कौन दिखाता है? कन्फर्मर। कन्फर्मर। और जो रेगुलेटर है वो एक हद तक सस्पेंशन और माइग्रेशन शो नहीं करता है, क्योंकि उसके पास फिजियोलॉजी है, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। और इसके बियॉन्ड वो भी क्या करेगा? सस्पेंशन, मतलब कि या तो माइग्रेशन या तो सस्पेंशन, मतलब कि बिहेवियरल एडेप्टेशन। मामला सेट है। इन सारी कहानी को
मैंने आपके नोट्स में एक जगह समेट दिया है, आइए आपको हम दिखाते हैं, और फिर एक ग्राफ बताएंगे एनसीईआरटी वाला। ये देखिए यूरी हेलाइन, स्टीनो हेलाइन, बातें वही है जो मैंने बोला है। एग्जाम्पल ले लो, आ जाओ। सीरीज बताया था, याद है? सीरीज, अरे याद है कि भूल गए? जहां पे नदी और समंदर मिलता है वो इलाका होता है सीरीज। मुझे बताओ इस सीरीज में सॉल्ट वाटर कंसेंट्रेशन वेरिएबल या कांस्टेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट का, सभी लोग बोलेंगे सॉल्ट वाटर कंसेंट्रेशन वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। कांस्टेंट। वेरिएबल, वेरिएबल। वेरिएबल, क्योंकि वहां पे नदी का पानी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी समंदर का पानी ज्यादा हो जाता है। वेरिएबल, नदी में तो केवल नदी का पानी, समंदर में तो केवल समंदर का पानी, या इस सीरीज में फ्लक्चुएशन चल रहा है। तो मुझे बताओ वहां जो भी मछली रह रही है, वहां जो भी एनिमल रह रहा है, अगर रह रहा है औकात होगा तो रह रहा है, ठीक है? और वो जब यहाँ सॉल्ट, मान लो ऑर्गेनिज्म है, इन्वायरमेंट में सॉल्ट अधिक हो गया तो उसका बॉडी से पानी का लॉस होगा, उसका बॉडी से पानी का लॉस, और वो इस चीज को मेंटेन कर पा रहा है। और सुनना, जब बाहर पानी ज्यादा होगा तो अंदर पानी का एंट्री, और वो इस चीज को मेंटेन कर पा रहा है। कैसे मेंटेन कर पा रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन करते हैं इसकी जानकारी आपको हम एक्सक्रीटिव सिस्टम में देंगे। जब पानी का लॉस हो रहा है ना, तो वो अपने बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाल रहा है उसमें पानी का लॉस कम कर लेगा, और जब पानी बॉडी के अंदर आ रहा है ना, तो अपने बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो निकाल रहा है उससे पानी का रिलीज ज्यादा कर देगा। समझ में? ऑस्मो रेगुलेशन का एक तरीका, ये पानी वाले उदाहरण के लिए बोले, बाकी ऑस्मो रेगुलेशन हम भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, मैमल्स भी करता है। वो कैसे करता है? स्वेटिंग से भी करता है और यूरिन से भी करता है। आपको पल्ले नहीं पड़ी, इतना जान लो, जो यहाँ रह रहा है उसको ज्यादा सॉल्ट में रहने भी आता है और उसको ज्यादा पानी में रहने भी आता है, उसको दोनों आता है। इसका मतलब उसके पास प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन है, और वो ऑस्मो वो यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन का सेट है। अब आते हैं इधर स्टीनो हेलाइन पे। जो मछली या जो ऑर्गेनिज्म केवल समंदर में रहना जानती है और जो केवल नदी में रहना जानती है, पता है? जो केवल नदी में रहना जानती है वो बाहर का सॉल्ट और बाहर का सॉल्यूट कम फेस करती है, तो उसके बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और इसका ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सॉल्यूट से डिसाइड होता है। बाहर सॉल्यूट यहाँ ज्यादा है समंदर में, और यहाँ बाहर सॉल्यूट कम है नदी में, ठीक है? ये सी है और ये रिवर है, ठीक? और मैं ऐसा कह रहा हूं कि यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि बाहर सॉल्यूट कम है, तो इसके बॉडी से जो वाटर का लॉस का चांसेस है वो कम है, तो ये अपने बॉडी के अंदर उतना सॉल्यूट नहीं रखा हुआ है। लेकिन यहाँ बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, तो इसके बॉडी से वाटर का लॉस का चांसेस ज्यादा है, तो ये अपने अंदर सॉल्यूट बढ़ा के रखा हुआ है ताकि मेरे बॉडी से वाटर का लॉस ना हो। लेकिन अगर कल को आप इसको उठा के यहाँ डालो और इसको उठा के यहाँ डाल लो, तो पता क्या होगा? अगर आप इसको उठा के यहाँ डाले हो मर जाएगा, और इसको उठा के यहाँ डाले हो तो मर जाएगा, बट एक रेंज तक तो जिंदा रहेगा। तो इसको आप जैसे उठा के यहाँ डाले, तो चूंकि इसके बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, आप जान रहे हैं क्या है? सॉल्यूट ज्यादा है, तो बाहर सॉल्यूट कम है, तो मतलब पानी ज्यादा है, तो बाहर से पानी इसके बॉडी में अंदर आने लगेगा, एंडोस्मोसिस। धीरे धीरे आ रहा है, आ रहा है, एक रेंज तक तो मेंटेन कर लिया, एक्सेस पानी आया, फूल के मर जाएगा। ये यहाँ आया तो इसके बॉडी के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, मतलब इसके बॉडी के अंदर सॉल्यूट कम है, लेकिन बाहर तो सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब बाहर पानी कम है, इसके बाहर से पानी का रिलीज होने लगेगा, एक्सोस्मोसिस। इसका बॉडी से बाहर पानी रिलीज होने लगेगा, एक्सोस्मोसिस। एक हद तक तो मेंटेन कर पाएगी, बहुत ज्यादा रिलीज हो गया सिकुड़ के मर जाएगी। यानी कि नदी वाली मछली को समंदर में रखने पे सिकुड़ के मरेगी, समंदर वाली मछली को नदी में रखने पे फूल के मरेगी, मर गई, मेंटेन नहीं कर पाई। लेकिन सीरीज वाली नदी के पानी में भी रह लेगी, समंदर के पानी में भी रह लेगी, क्योंकि वो सीरीज में रहती है। कितनों को बात समझ में आई? ये बात यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन, हाथ खड़ा कर दीजिए। समझ में आई हो तो बात क्लियर है? तो
तो ये एग्जांपल तो किसका हुआ, यूरी लाइन, स्टेनो लाइन। अब देखिए मैंने बातों को कर दिया कंक्लूड। क्या कंक्लूड किया, देखिए जो यूरी लाइन है और जो यूरी थर्मल है, मतलब ऑस्मो रेगुलेटर और थर्मो रेगुलेटर है, दोनों को मिला के क्या बोला, रेगुलेटर। और स्टीनो थर्मल और स्टीनो हलाइन वो कन्फर्मर। 1% ऑफ टोटल एनिमल ही रेगुलेटर है, जिसमें बर्ड मैमल्स तो परफेक्टली मतलब मोस्टली वर्टिब्रेट और कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट भी। यहाँ पे लिखा है देखो एनसीईआरटी में, कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। ये लोअर वर्टिब्रेट का मतलब कौन, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, और कुछ इनवर्टिब्रेट भी वो रेगुलेटर में हैं। लेकिन बर्ड और मैमल्स तो परफेक्टली है, मतलब मोस्टली रेगुलेटर तो कौन है, बर्ड और मैमल्स, और कुछ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और इनवर्टिब्रेट भी है, प्लांट एक भी नहीं। अब आते हैं इधर 99% ऑफ टोटल एनिमल्स, बाकी सब इधर आ गए 100% ऑफ प्लांट। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने क्या कर दिया, लिख दिया ऑलमोस्ट प्लांट। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, ऑलमोस्ट वर्ड क्रिएट करके बच्चों के मन में कंफ्यूजन ला दिया। तो सर क्या कोई प्लांट भी रेगुलेटर है? देखो यार प्लांट तो रेगुलेटर नहीं है, लेकिन एक हेलाइन प्लांट है जो नमक वाले इलाके में ग्रो करता है, सॉल्टी वाटर में। वो प्लांट अपने अंदर थोड़ा बहुत रेगुलेटर की प्रॉपर्टी रखता है, थोड़ा बहुत। इसी भी यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिख दिया ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, ऑलमोस्ट ऑल वर्ड छूट गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट आर कन्फर्मर, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो थोड़ा सा रेगुलेटर का प्रॉपर्टी दिखाते हैं। उस प्लांट का नाम आपको याद नहीं रखना है, आप तो याद रखो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट आर कन्फर्मर। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाते। कुछ कन्फर्मर के और एग्जांपल देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे कोई ऐसा प्लांट, कन्फर्मर बोला मतलब कुछ ऐसे जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसे जो सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे प्लांट जैसे अल्पाइन प्लांट कश्मीर में ग्रो करते हैं लो टेम्परेचर में, अगर उसको राजस्थान में हुआ होगा तो मर जाएंगे, नहीं जिंदा रह सकते। ऐसे प्लांट जो सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं, नदियों में जाके ग्रो कराओगे नहीं ग्रो कर पाएंगे, मर जाएंगे, हेलोफाइट्स। इसका मतलब ये सब कन्फर्म है। यहां तक की पूरी कहानी कितनों को समझ में आ गई, हाथ कर रखिए जल्दी से। यहां तक की कितनी कहानी सभी को समझ में आ गई। अभी तक जो मैंने बोला है उसी का थ्योरी इधर लिखा हुआ है, पढ़ते जाएंगे आप, पढ़ते जाएंगे। तब आता है एक ग्राफ, और मैं उस ग्राफ को अब समझा रहा हूं, वो आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अभिषेक, नो सर। रिभा, नो सर। अतीक, नो सर। राजश्री, नो सर। अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूं और यहां पर मैं एक्स एक्सिस पे लूंगा एक्सटर्नल टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे लूंगा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक। ग्राफ बना रहा हूं, पहचानना आप लोग को है, सभी लोग बोलेंगे एक साथ, पहचान ले तो तुरंत बोलना ये कौन है। जवाब होगा कन्फर्मर और रेगुलेटर में से, ठीक है। मैं कह रहा हूं एक्सटर्नल टेम्परेचर यहां से शुरू हुआ, ये शुरू 0 से भी हो सकता है, ये शुरू कहीं से भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस ऑर्गेनिज्म के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये कौन हो सकता है? रेगुलेटर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसा तो रेगुलेटर हो सकता है, मतलब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। नेक्स्ट एक ग्राफ बना रहा हूं, पहचान पाओ तो बोलना। मैं कह रहा हूं कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, सॉरी एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एक्सटर्नल भी बढ़ता जा रहा है, ये कौन हो सकता है? कन्फर्मर। मुझे पता है, अब बोलोगे सर सर ये ग्राफ को 0 से क्यों नहीं लिए? अरे कोई ऑर्गन का बॉडी टेम्परेचर 0 होता है क्या? लिविंग ऑर्गन का बॉडी टेम्परेचर 0 होता है क्या? इसलिए 0 से। ये दोनों ग्राफ तो बच्चा को समझ में आ जाता है, बच्चा ये भी बोल देता है सर इसका एग्जांपल बता दें। हाँ सर, मैमल्स, बर्ड्स और कुछ फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स और कुछ इनवर्टिब्रेट, प्लांट तो कोई सा भी नहीं।
बोल देता है 1% ऑफ टोटल एनिमल। इधर बच्चा एग्जांपल भी बोल देता है 99% ऑफ टोटल एनिमल, 100% ऑफ प्लांट। लेकिन एक ग्राफ एनसीईआरटी में और दे रखा है, बच्चा उसको लेकर डाउट पूछने आता है। ध्यान से देखना, अगर पकड़ पाओ तो बताना, ध्यान से देखना। बताना जरा। सर कन्फर्मर। कन्फर्मर और रेगुलेटर, कन्फर्मर फिर रेगुलेटर होगा सर, और फिर कन्फर्मर। सुनना ध्यान से, ऑर्गेनिज्म तो एक ही है भैया, ऑर्गेनिज्म तो एक ही है। अब देखो क्या है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने एक रेंज में अपने आप को मेंटेन तो किया है। हेलो, एक रेंज में अपने आप को मेंटेन तो किया है, मतलब यहां तक तो वो रेगुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे ही रेंज क्रॉस किया, चाहे मिनिमा क्रॉस करे चाहे मैक्सिमा, एनसीईआरटी ने मैक्सिमा को दिखाया नहीं, मैंने दिखाया, चाहे मिनिमा क्रॉस करे चाहे मैक्सिमा, भागा। और उसके बाद उसका भी बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है एज कन्फर्मर, जैसे कन्फर्मर का होता है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगा या घटने लगा तब ना भागा, या तो सस्पेंशन या तो माइग्रेशन शो किया। यानी कि अगर मैं मोर करेक्टली बोलूं ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ एक्चुअल में पार्शियल रेगुलेटर का है, पार्शियल रेगुलेटर का। और जान लो दुनिया में कोई रेगुलेटर नहीं है, सब पार्शियल रेगुलेटर है। जो आपको रेगुलेटर दिख रहे हैं वो भी पार्शियल रेगुलेटर है। हकीकत, हकीकत बोलो कैसे? एक रेंज के बाद तो रेगुलेटर भी रेगुलेटर नहीं रह पाता ना, भागता है ना। तो अब आप बोलोगे सर इसको पार्शियल कन्फर्मर भी तो बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे, सुनना ध्यान से, पार्शियल रेगुलेटर ही बोलेंगे। अगर इसके पास एक रेंज में मेंटेन करने की एबिलिटी है तो ये एबिलिटी केवल रेगुलेटर के पास होती है। और रेगुलेटर मौका पे कन्फर्मर बनता है, कन्फर्मर कभी भी मौका पे रेगुलेटर नहीं बनता। समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? कन्फर्मर कभी भी मौका पे रेगुलेटर नहीं बनता, रेगुलेटर मौका पे कन्फर्मर बनता है। इसलिए आप बोलेंगे कि पार्शियल रेगुलेटर है। कितनों को बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? और ये ग्राफ एआईपीएमटी का पॉपुलर क्वेश्चन, रीवा समझ में आया? यस सर। अतीक, Yes, sir. राजश्री, यस सर। अभिषेक, यस सर। देख लो ग्राफ, यही ग्राफ है एनसीईआरटी का। और ये बार बार एग्जाम में आता है, बार बार मतलब बार बार, हुक्का बार नहीं, बार बार मतलब रिपीटेड। ठीक है सर यहाँ तो 0 से स्टार्ट है ग्राफ। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना मैं, एनसीईआरटी में 0 से है। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या 0 से स्टार्ट हो सकता है मामला? नहीं। तो पता है, अब वही तो बताने आ रहा हूँ, इसलिए तो ग्राफ दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी का। अगर ये 0 से स्टार्ट है तो ये मान लेना यहाँ पे ये 0 नहीं है, 0 कहीं नीचे होगा। हेलो, 0 कहीं नीचे होगा, यहाँ कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। फिर आप बोलोगे सर हो सकता है यहाँ 0 हो, लेकिन आप तो यहाँ 1 2 3 4 लिख रखा है, यहाँ 0 दिख रहा है। अरे नहीं यार, ये मिस्टेक, यहाँ 1 2 3 4 नहीं लिखना चाहिए था। अगर ऐसा ग्राफ बना है, यहाँ 1 2 3 4 एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, सुनना ध्यान से। अगर ऐसा ग्राफ बना है इसका मतलब ये है कि इसका 0 इधर कहीं है और इसका 0 इधर कहीं है। यार इसका 0 इधर कहीं, और अगर मैं कह रहा हूं इसका 0 इधर नहीं भी है, इसका 0 यहाँ है, तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 0 हो ना हो एक्सटर्नल का होता है। क्या बोला, नहीं समझ में आया? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 0 हो ना हो एक्सटर्नल का होता है। कितनों को समझ में आया? इसलिए ग्राफ सही है, इसलिए नोट्स में कोई करेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि भले अगर आपको यहाँ 37 दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 0 है, नहीं। 0 इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नहीं हो सकता, जिंदा नहीं रहेगा, किसी का नहीं होता है, मरे हुए का होता है केवल। तो उसके नीचे है 0 का, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव में ही होगा, समथिंग मान लो 20 के आसपास, समथिंग जो भी है। यानी कि इन्वायरमेंट का 0 तो ऑर्गेनिज्म का 20, मेंटेनेंस चल रहा है तगड़ा। फिर बोलोगे सर कन्फर्मर यहाँ बात तो सही नहीं हो रहा है ना, अगर कन्फर्मर 0 तो उसका भी 0 होना चाहिए। अरे 0 के आसपास होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 के आसपास होना चाहिए, 5। समझ रहे हो? ग्राफ सही। चलिए तो आप इस ग्राफ को समझ लीजिए, ये रेगुलेटर, ये कन्फर्मर,
ये पार्शियल रेगुलेटर। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। सर एनसीईआरटी में भी 0 से स्टार्ट नहीं है। एनसीईआरटी में भी 0 से नहीं है? नया एनसीईआरटी है क्या? मेरी एनसीईआरटी में 0 से है। मेरी एनसीईआरटी में 0 से है। सही हो गया क्या? हम लोग तो ऐसे ही एक्सप्लेन करते आ रहे हैं भाई। कहाँ गए रे भाई? 223। मेरे में 0 से है। नया एनसीईआरटी पुराने वाले में 0 सही है। तुम्हारा भी पुराना है क्या? हाँ सर। हाँ, तो पुराने वाले में हमने कभी करेक्शन नहीं करवाया एनसीईआरटी में। क्यों नहीं करवाया समझ गए ना? क्योंकि ग्राफ एक्सप्लेनेबल है। ग्राफ गलत नहीं है, ग्राफ एक्सप्लेनेबल है। और देखो जिस बात का हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एनसीईआरटी ने भी दे दिया, मैं तो देखा भी नहीं था। ऐसा ही दिया है क्या रिवा? मतलब मामला को यहाँ से उठाया जैसा मैंने बनाया है, ऐसा दिया है क्या? ऐसा नहीं, बस हल्का सा ऊपर किया है। हाँ, ऐसा दिया है ना, इसी टाइप से। हाँ हाँ, तो बस ये बातें जो मैं यहाँ कन्फर्मर हाँ बोलो। कन्फर्मर और पार्शियल कन्फर्मर को एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है। फोटो भेज देना, फोटो भेज देना, ग्रुप में सबको दिखा देंगे नया वाला एनसीईआरटी का फोटो। ठीक है? बाकी ग्राफ समझ में तो आ गया होगा ना सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे जाके आपका यस सर। यहाँ पे जाके आपका टेम्परेचर के अगेंस्ट मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन और बिहेवियरल एडेप्टेशन समाप्त होता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रतीक, नो सर। रिभा, नो सर। राजश्री, नो सर। अभिषेक। सर No, आप बोले sir. थे मॉड्यूल एक का मिनट, एक होमवर्क समय पे एक भेजेंगे। आदमी, एक मिनट रुको। राजश्री नो सर बोल दिए तो फिर डाउट क्यों पूछ रहे हो? बोलो जल्दी से। नहीं सर हम डाउट नहीं, ये बोल रहे आप होमवर्क बोले थे मॉड्यूल का भेजेंगे। हाँ, वो भेज रहे हैं तो उसी टाइम बोल रहे थे। हाँ बोलो अभिषेक। No, sir. चलिए, होमवर्क भेजेंगे, सोचे थे टेम्परेचर पढ़ा के भेजेंगे, अब भेज देंगे। ठीक है? चलिए भैया, एनसीईआरटी ढंग से पढ़िएगा, नोट्स ढंग से पढ़िएगा। ये कंसेप्ट एक बार समझ में आता है तो जीवन भर के लिए समझ में रहता है, नहीं आता है तो जीवन भर आप गलियों में ढूंढते रहते हो टीचर को डाउट बताने के लिए। टीचर खुद ही डाउट में रहता है, क्या डाउट बताएगा बेचारा। समझ रहे मैं क्या? आ जाइए पेज नंबर 223। जो खुद ही दर्द में है वो आपका दर्द क्या शेयर करेगा? 225 तक। ठीक है? उसके बाद अगेन आपको पढ़ लेना है पेज नंबर 226। आइए अब बताते हैं कहाँ पे क्या पढ़ना है। पेज नंबर 223 पे आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना। हेडिंग नंबर 13.1.2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और पूरा पेज नंबर आप पढ़ते जाएंगे। पेज नंबर 224 पूरा पढ़ लेंगे और पेज नंबर 25 पे आप आके एडेप्टेशन के ऊपर तक, एडेप्टेशन के ऊपर तक पढ़े। मामला सेट है? अब आ जाइए पेज नंबर 226 पे। यहाँ पे आप पॉपुलेशन के ऊपर वाला ग्राफ, पॉपुलेशन के ऊपर वाला पैराग्राफ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए होमवर्क। और भाई साहब आज आपको होमवर्क भेजेंगे। ठीक है? और थोड़ा सा 1-2 दिन वेट कीजिए यार, ये शेड्यूल वुड्यूल बड़ा उठपटांग हो रहा है। अभी मुझे शेड्यूल आया है कि मुझे 3 बजे क्लास लेना है। ठीक है? तो वो लोग खुद ही परेशान है। ठीक है? सब परेशान है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है? और ये मामला मान के चलिए कि अभी आपका 2 महीना तो ऑनलाइन ही चलेगा। मेरा तो खरा हमेशा ही ऑनलाइन, फिजिक्स केमिस्ट्री भी कह रहे हैं, जो मेरा अनुमान है। क्योंकि 21 तारीख तक तो सरकार ने कहा है। 21 तारीख को 22 तारीख को ऐसा नहीं है कि कोरोना एग्रीमेंट दे दिया है सरकार को कि हम 22 को चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। 22 को फिर से समीक्षा की जाएगी, माहौल वही दिखेगा। ठीक है? तो ये मामला अभी चलेगा, 2 महीना तक चलेगा। ठीक है?
तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। सर